साल 1950 में अमेरिकी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि फ्लोरिडा और बरमूडा के बीच कई अजीब घटनाएं घट रही हैं। एक नाव, 9 विमान और 135 लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। धीरे धीरे इस समुद्री एरिया को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन क्या सच में यहाँ कुछ अजीब घटनाएं घट रही थी या ये सिर्फ साधारण मिस्ट्री है? इस वीडियो में हम जानेंगे इस रहस्य की सच्चाई और बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने कभी सुनी हो। हमने इस पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये हमारी सेकंड वीडियो है, तो इसको मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। ये एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री एक ऐसी कहानी है जो बहुत पुरानी है और इसका सबसे पहला जिक्र 1492 में हुआ था, जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी पहले समुद्री सफ़र पर निकले थे। उस सफ़र के दौरान 3 अजीब घटनाएं घटी जो बाद में बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यमयी कहानियों का हिस्सा बन गई। पहली घटना थी एक अजीब सी आग की गेंद जो आसमान में समुद्र में गिरती हुई दिखाई दे रही थी। कोलंबस और उसके क्रू मेंबर्स ने इसे देखा और उसे आसमान में समुद्र से गिरती हुई एक ब्रांच ऑफ अमेजिंग फायर कहा। अब अगर हम इसे एलियंस या यूएफओ से जोड़ने की कोशिश करें तो यह कहानी काफ़ी दिलचस्प बन जाएगी, लेकिन असल में यह एक उल्का पिंड भी तो हो सकता है जो सितंबर के महीने में आमतौर पर दिखते ही रहते हैं। और यह घटना 15 सितंबर को हुई थी, जो इसे और भी समझने लायक बना देती है। दूसरी घटना में 17 सितंबर को कोलंबस और उनके क्रू ने महसूस किया कि उनके कंपास में सही दिशा नहीं दिखाई दे रही है। कंपास और नॉर्थ स्टार के बीच फर्क देखकर वे बहुत परेशान हो गए थे। हालांकि आज हमें यह पता है कि ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यानी चुंबकीय विचलन का असर था, यानी कंपास की सुई मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को ही दिखाती है, जबकि नॉर्थ स्टार असली उत्तर की दिशा में होता है। तीसरी घटना थी एक अजीब सी रोशनी जो समुद्र के ऊपर दिखाई दी थी। कोलंबस ने इसे एक छोटी सी मोमबत्ती की तरह देखा था जो ऊपर की ओर उठ रही थी। उन्होंने इसे जमीन का संकेत माना और कभी इसे रहस्य नहीं समझा गया। कुछ ही घंटों बाद उनके एक नाविक ने अमेरिकी महाद्वीप को देखा, जिससे यह साबित हुआ कि वो रोशनी किसी पास के आइलैंड या जमीन से आ रही थी। शायद वहां के लोग कोई मशाल या आग जलाकर रोशनी फैला रहे थे। इन घटनाओं को अगर हम बिना दिमाग लगाए सोचें तो एक मिस्ट्री जैसी लगती है, लेकिन अगर थोड़ा और गहराई में जाएं तो साफ हो जाता है कि ये सब समझने के लिए हमें और जानकारी की ज़रूरत है। फ्लाइट 19 जो बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे फेमस गायब होने वाली फ्लाइट्स में से एक है, उसका किस्सा आज भी कई लोगों के जहन में है। यह कहानी ऐसे शुरू होती है। 5 दिसंबर 1945 को फ्लोरिडा के फोर्ट लाउडरडेल में 5 मिलिट्री प्लेनों का स्क्वाड्रन उड़ान भरता है। ये एक कॉमन प्रैक्टिस फ्लाइट थी जिसमें 14 एक्सपीरियंस पायलट्स और क्रू मेंबर्स थे। पर कुछ देर बाद ही जब प्लेनों को वापस लौटना था, एक पायलट ने रिपोर्ट किया कि उसके कंपास काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अजीब सा महसूस हो रहा है। अब यह कंडीशन काफ़ी अलार्मिंग थी और उनका लोकेशन पता करना मुश्किल हो गया था। रेडियो पर जब कम्युनिकेशन किया गया तो प्लेनों के बीच काफ़ी कंफ्यूजन देखने को मिला। वो अपने डायरेक्शन को लेकर आर्गुमेंट कर रहे थे, जिसे समझना आसान है क्योंकि हर प्लेन अपने आप को सही दिशा में समझ रहा था, जबकि सब एक ही रास्ते पर नहीं थे। 4 घंटे बाद नेवी के लोगों ने अनुमान लगाया कि प्लेन्स अपने इंटेंडेड रूट से 200 किलोमीटर दूर हैं। फिर एक फ्लाइंग बोट को भेजा गया उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ देर बाद ही वो गायब हो गया। 5 घंटे बाद एक लास्ट ट्रांसमिशन मिला, लेकिन वो भी बस एक प्लेन का दूसरे प्लेन से कांटेक्ट करने का बेकार सी कोशिश थी और उसके बाद फ्लाइट 19 का कुछ पता नहीं चला। यह कहानी काफ़ी मिस्टीरियस लगती है, लेकिन जब हम इसकी डिटेल्स को समझते हैं तो ये दिखता है कि असली समस्या कुछ और ही थी। फ्लाइट 19 के 5 पायलट्स में से 4 स्टूडेंट पायलट्स थे और एक इंस्ट्रक्टर चार्ल्स टेलर था। जब फ्लाइट शुरू हुई, एक स्टूडेंट को लीडर बनाया गया था और चार्ल्स टेलर बस सुपरवाइज कर रहे थे। ये भी एक बड़ी वजह थी कि प्लेनों को सही दिशा नहीं मिल पाई थी। फ्लाइट 19 की कहानी बहुत ही अजीब और कठिन है जब हम समझते हैं कि टेलर ने क्या सोचकर अपने निर्णय लिए थे। जब उन्होंने ग्रांड बहामा आइलैंड की तरफ नॉर्थ टर्न किया तो उन्हें लगा कि उनका स्टूडेंट गलत दिशा में जा रहा है, इसलिए उन्होंने खुद पायलट का कमांड अपने हाथ में ले लिया। और जैसे जैसे हम रेडियो लॉग्स और नेवी के लोगों की बातें पढ़ते हैं, हमें यह समझ में आता है कि टेलर ने बहामास के आइलैंड्स को फ्लोरिडा कीज समझ लिया था। उन्होंने कहा,
मेरे दोनों कंपास बंद हैं और मैं फोर्ट लाउडरडेल फ्लोरिडा ढूंढ रहा हूँ। मैं लैंड के लिए ऊपर हूँ पर यह लैंड टूट गया है। मुझे लगता है कि मैं कीज के ऊपर हूँ पर मुझे नहीं पता कि कितना नीचे हूँ और कैसे फोर्ट लाउडरडेल ढूंढूं। ये बात समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि टेलर एक एक्सपीरियंस पायलट थे, लेकिन अगर हम उनकी पुरानी ट्रेनिंग को देखें तो बात थोड़ी क्लियर हो जाती है। टेलर पहले मायामी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे और मायामी में जो ट्रेनिंग फ्लाइट्स होती थी वो मोस्टली फ्लोरिडा कीज के ऊपर होती थी। उन्होंने पहले की वेस्ट भी देखा था जो फ्लोरिडा कीज का हिस्सा था। इसका मतलब ये हो सकता है कि फ्लाइट 19 के साथ टेलर को पहली बार बहामास के ऊपर फ्लाइट करनी पड़ रही थी। और एक और बात जो ये थ्योरी सपोर्ट करती है वो ये है कि टेलर ने पहले अपने आप को MT-28 यानी मायामी टॉर्पीडो बॉम्बर 28 के रूप में आइडेंटिफाई किया था, जबकि उनकी असली पहचान IDFT-28 यानी फोर्ट लाउडरडेल थी। इस कन्फ्यूज़न की वजह से जो उन्होंने अपनी पुरानी ट्रेनिंग और जो अपनी वीडियोस में देख रहे थे के बीच में थी, उनकी वजह से उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे भरोसा करना छोड़ दिया। और ये बिल्कुल मुमकिन है कि दोनों कंपास एक साथ मेल फंक्शन नहीं कर रहे थे। जब टेलर को लगा कि वो फ्लोरिडा कीज के ऊपर हैं तो उन्होंने नॉर्थ की तरफ उड़ान भरते हुए लैंड ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उल्टा असर हुआ और वह समुद्र के ओर और करीब चले गए। उन्हें लग रहा था कि अगर वो वेस्ट की तरफ गए तो वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में चले जाएंगे, लेकिन असल में अगर वो वेस्ट होते तो वो अपनी जान बचा लेते। इस दौरान मौसम और भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था। सूरज भी ढल रहा था, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी और समुद्र काफ़ी हलचल से भर गया था। लॉग से ये पता चलता है कि सिचुएशन कितनी डेस्परेट हो गई थी। एक पॉइंट पर टेलर ने अपने स्टूडेंट से कहा था क्लोज फॉर्मेशन में उड़ान भरो, और जब एक प्लेन के पास सिर्फ 10 गैलन गैस बचेगी तो हम सब एक साथ लैंड करेंगे। ये मतलब था कि अगर क्रैश भी हो जाए तो भी वो एक ही ग्रुप में रहना चाहते थे। बाद में उन्होंने कहा हम सीधा ईस्ट की तरफ उड़ान भरेंगे जब तक हमारे पास गैस खत्म ना हो जाए। इस पॉइंट तक वो कोस्ट से काफ़ी दूर हो गए थे, समुद्र के बीच में उड़ान भर रहे थे। और फिर आती है फ्लाइट बोट ST-49। ST-49 को पहले रात को नेविगेशन एक्सरसाइज के लिए भेजा गया था, लेकिन जब फ्लाइट 19 का लोकेशन फिक्स हुआ तो उसे सर्च और रेस्क्यू मिशन में डाइवर्ट कर दिया गया। एक रूटीन डिपार्चर के बाद ST-49 से फिर कभी कोई सिग्नल नहीं मिला, लेकिन लगता है कि इसे फिर देखा गया। ST-49 के उड़ान भरने के 23 मिनट बाद एक शिप ने देखा कि एक प्लेन ने आग पकड़ ली है और समुद्र में गिरते हुए धमाके से फट गया। इस एक्सप्लोजन के बाद आग कुछ मिनटों तक भड़कती रही और आग की लपटें समुद्र के ऊपर 30 मीटर ऊपर तक उठ रही थी। जब शिप वहां पर पहुंची तो उन्होंने सिर्फ डेब्री और ऑयल का पूल देखा, लेकिन कोई जिंदा नहीं मिला। एक और शिप जो रेडार से चल रही थी उसने देखा कि एक प्लेन का सिग्नल बिल्कुल उसी वक्त रेडार स्क्रीन पर गायब हो गया जब एक्सप्लोजन देखा गया था। यह थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि प्लेन का फ्लिप फ्लाइट चेक कुछ खास नहीं दिख रहा था, लेकिन एक दिन पहले उस प्लेन का इंजन मेल फंक्शन कर गया था और वो वेंट एगाउंट हो गया था। वेंट एगाउंट का मतलब होता है कि प्लेन को जमीन पर लैंड करने की ज़रूरत थी और इसलिए उसकी जांच की गई थी। नेवी के कुछ लोगों ने तुरंत सोचा कि जो एक्सप्लोजन देखा गया वो उसी मिसिंग ST-49 का हो सकता है। एक हफ्ते भर चलने वाली तलाश के बाद, जिसमें कई शिप्स और प्लेन ने हिस्सा लिया था, कोई भी शख्स या चीज़ नहीं मिली। हाँ, कई बार प्लेन्स और शिप्स ने आग की लपटें और कुछ डेब्री देखी थी। जो सभी एविडेंस मौजूद हैं उनसे ये पता चलता है कि जब फ्लाइट 19 का फ्यूल खत्म हो गया था तब उनका प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया। वहीं ST-49 का इंजन मेल फंक्शन की वजह से एक्सप्लोड हो गया था। ये 6 प्लेन्स और उनमें बैठे 27 एयरमैन समुद्र में डूब गए और उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाया गया। लेकिन दोस्तों, हर घटना को इतने आसान तरीके से समझाया नहीं जा सकता। 17 जनवरी 1949 को एक प्लेन स्टार एरियल बरमूडा से किंगस्टन जमैका के लिए उड़ान भरता है। प्लेन के उड़ान भरने के 1 घंटे बाद पायलट ने रूटीन ट्रांसमिशन किया, लेकिन इसके बाद ये प्लेन कभी दिखाई नहीं दिया और ना ही कोई आवाज़ आई। ना तो कोई क्रैश का सबूत मिला और ना ही कोई डिटेल्स कॉल्स मिली। मौसम भी पूरी तरह से अच्छा था। पायलट और क्रू बहुत एक्सपीरियंस थे
और इस रास्ते को कई बार पार किया जा चुका था। प्लेन भी पूरी तरह से उड़ान भरने से पहले ठीक था। जांच में कुछ भी ठोस कारण नहीं मिल पाया, लेकिन यह घटना और भी मिस्टीरियस हो जाती है जब हम स्टार एरियल के साथ एक और घटना जोड़ देते हैं, यानी स्टार ट्रिगर का गायब होना। 30 जनवरी 1948 को स्टार ट्रिगर बरमूडा से उड़ान भरते वक्त गायब हो गया था। पायलट और क्रू भी एक्सपीरियंस थे, लेकिन उस दिन मौसम खराब था, तेज हवाएं और भारी बारिश थी। हवाओं ने प्लेन को रास्ते से हटा दिया और आखिरी ट्रांसमिशन के बाद ये प्लेन कभी नहीं दिखाई दिया। जांच में ये कहा गया, इस मामले का क्या हुआ ये कभी पता नहीं चलेगा और स्टार ट्रिगर का रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रहेगा। लेकिन जानकारी की कमी होने के बावजूद कुछ घटनाओं में प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। स्टार ट्रिगर के एक्सीडेंट रिपोर्ट में बताया गया है कि प्लेन मेंटेनेंस के मामले में ठीक से चेक नहीं किया गया था और इसमें कुछ दोष थे। जांच में ये भी पाया गया था कि उस तरह के प्लेन में एक हीटर था जो अक्सर खराब हो जाता था और इसके खराब डिज़ाइन के कारण उसमें आग लगने या विस्फोट होने का खतरा था। 2 पायलट ने इस बारे में बताया था और एक ने कहा था, मेरा मानना है कि हाइड्रोलिक वाष्प लीक होकर गर्म हीटर पर गिरा और इससे विस्फोट हो गया। कोरल ए डेरिंग का मामला बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे अजीब घटनाओं में से एक है। 9 जनवरी 1921 को यह जहाज बारबाडोस से निकलकर नॉरफॉक वर्जीनिया के लिए रवाना हुआ था। कभी भी नॉरफॉक नहीं पहुंचने वाला डेरिंग एक दिन उत्तरी कैरोलिना के तट के पास देखा गया। लाइट शिप के एक इंजीनियर ने उसकी तस्वीर भी खींची। जब जहाज पास से गुजर रहा था, जहाज के कप्तान ने लाइट शिप से कहा कि उनके पास दोनों एंकर नहीं हैं, लेकिन इसके बाद जहाज कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। कुछ दिन बाद डेरिंग को कोस्ट गार्ड ने एक जगह पर पाया जहां ये रेत में फंसा हुआ था और जहाज का कोई भी क्रू नहीं मिला। जब जहाज की जांच की गई तो पाया गया कि क्रू के सामान, नेविगेशन डिवाइस, डॉक्यूमेंट्स, लाइफ बोट्स और एक एंकर गायब था। साथ ही स्टीयरिंग व्हील और दूसरे सामान को जानबूझकर तोड़ दिया गया था। अजीब सी बात यह थी कि जहाज के 11 क्रू मेंबर्स का कोई भी पता नहीं चल रहा था। कुछ महीनों बाद एक आदमी ने जहाज के मलबे के पास एक बोतल में एक मैसेज पाया जिसमें लिखा था, डेरिंग को एक तेल जलाने वाले जहाज ने पकड़ लिया है, सब कुछ ले लिया। क्रू को हथकड़ी लगाई गई। इस मैसेज को असली माना गया और ये सोचा गया कि क्रू को लुटेरों ने पकड़ लिया था। लेकिन कुछ समय बाद ये खुलासा हुआ कि वो मैसेज एक झूठ था जिसे वही आदमी क्रिस्टोफर कोलंबस ग्रे ने लिखा था। फिर भी ऐसा लगता है कि जहाज पर म्यूटिनी यानी विद्रोह हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कप्तान और क्रू के बीच का रिश्ता बहुत बेकार था और कप्तान की जगह पर जो इंसान लाइट शिप से बात कर रहा था वो दरअसल क्रू का कोई मेंबर था। सवाल अब भी बना हुआ है, कोरल ए डेरिंग के क्रू के साथ क्या हुआ? क्या ये म्यूटिनी थी या फिर कुछ और? अगर बरमूडा ट्रायंगल सच में कोई मिस्ट्री होती तो क्या उसे समुद्री नक्शों और चार्ट्स पर नहीं दिखाया जाता? और अगर यूएस कोस्ट गार्ड को लोगों की इतनी सुरक्षा की चिंता है तो क्या उन्हें इस खतरनाक जगह के बारे में चेतावनी नहीं देनी चाहिए थी? फिर भी हर रोज सैकड़ों जहाज और विमान बिना किसी चेतावनी के इस इलाके से गुजरते हैं। अगर गीले फर्श के लिए हमें चेतावनी की जरूरत है तो यहाँ तो मौत का खतरा है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ज्यादा ट्रैफिक का मतलब है ज्यादा हादसे, इसलिए ज्यादा लोग गायब होते रहते हैं। लेकिन क्या ये लॉजिक सही नहीं लगता? जैसे एक आर्टिकल में सवाल उठाया गया था कि सारे विमान, जहाज और शायद पनडुब्बियां कहाँ गायब हो गई हैं। मैं कहता हूँ इन सब का जवाब शायद यही है, वे समुद्र में डूब गए। समुद्र में एक बड़ी दुर्घटना के बाद जहाज या विमान डूबना कोई अजीब बात नहीं है। मुझे अब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया है कि बरमूडा ट्रायंगल में जो भी गायब होते हैं उन घटनाओं को कैसे जोड़ा जाए। ये सवाल जितना सरल लगता है उतना है नहीं। एग्जाम्पल के लिए फ्लाइट 19 के मामले में घटना बरमूडा ट्रायंगल के बीच में हुई, लेकिन वो एक आपदा था। ज़्यादातर घटनाएं तब होती हैं जब विमान या जहाज का रास्ता ट्रायंगल के इलाके से गुजरता है। 1963 में एसएस मरीन सल्फर क्वीन नाम का एक जहाज जो वेमाउंट टेक्सास से नॉरफॉक वर्जीनिया जा रहा था अचानक गायब हो गया। उसकी आखिरी लोकेशन भी वही मिली थी, लेकिन फिर ये पूरी तरह से गायब हो गया जैसे किसी अजीब वजह से। इसका गायब होना बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ा गया, लेकिन ये उतना भी संभव था कि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गायब हो सकता था। असल में कोस्ट गार्ड मानते हैं कि एसएस मरीन सल्फर क्वीन फ्लोरिडा कीज के पास गायब हो गई थी, लेकिन ये क्या जाने
1954 में एक विमान भी गायब हुआ था जो मैरीलैंड से अज़ोरस जा रहा था। इसे भी बर्मुडा ट्रायंगल का ही शिकार माना जाता था, भले ही ये उस इलाके के बाहर था। और कोरल ड्रेडिंग का मामला तो और भी अजीब है, क्योंकि इसने पूरी तरह से बर्मुडा ट्रायंगल पार कर लिया था और फिर जैसे ये बाहर निकला ये गायब हो गया। जो लोग बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं वो अक्सर इसके आसपास के इलाके को भी जोड़ देते हैं। मतलब अगर कोई विमान या जहाज इस इलाके के पास गायब हो जाए तो उसे भी बर्मुडा ट्रायंगल से जोड़ दिया जाता है। पर सवाल ये आता है कि ये पास के इलाके कितने दूर तक फैलते हैं। क्या गल्फ ऑफ मैक्सिको भी इसमें आता है, कैरेबियन सी, ब्राज़ील का किनारा, नोवा स्कॉटिया का किनारा, क्या नॉर्थ अटलांटिक भी इसी से मिला हुआ है? अगर ऐसा है तो फिर बर्मुडा ट्रायंगल की ज़रूरत ही क्या है? खैर, मैंने बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़े करीब 40 गायब होने के मामलों की लिस्ट बनाई है। अगर इन सभी को इस इलाके से जोड़ना है तो फिर शायद हमें एक बड़ा सा ट्रायंगल चाहिए होगा। असल में बर्मुडा ट्रायंगल का असली सच ये है कि लोग इसे मिस्टीरियस क्यों मानते हैं। जितना मैंने देखा है मुझे तो ऐसा कुछ खास नहीं लगता जो इसे बाकी महासागरों से अलग बनाता हो। जहाज और विमानों का बिना निशान गायब हो जाना एक आम बात है और यह सिर्फ नॉर्थ अटलांटिक ओशन के किसी कोने में नहीं होता। किसी भी इलाके में गायब होने की घटनाएं वहां के ट्रैफिक, मौसम की खराब कंडीशन और महासागर की लहरों पर डिपेंड करता है। बर्मुडा ट्रायंगल इन तीनों बातों में फिट बैठता है। यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हर समय तूफान और बारिश होती रहती हैं और यह गल्फ स्ट्रीम से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी कमी इसका वेरिएशन है। बर्मुडा ट्रायंगल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन घटनाओं को जोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन हर एक घटना बिल्कुल अलग होती है। कभी तूफान में तो कभी साफ आसमान में विमान गायब हो जाते हैं। कभी समुद्र बहुत उथल पुथल में होता है तो कभी शांत होता है। कुछ घटनाएं दिन में होती हैं तो कुछ घटनाएं रात में होती हैं। इसके पीछे के कारण भी बहुत अलग अलग होते हैं। मशीन में खराबी, विस्फोट, इंसानी गलती, साजिश, ईंधन की कमी, अनुभव की कमी या फिर समुद्री डाकू और कभी कभी तो विद्रोह भी। कभी नए जहाज और विमान होते हैं तो कभी पुराने। कभी बड़े जहाज गायब होते हैं तो कभी छोटे। कभी मलबा और लाशें मिल जाती हैं, कभी कुछ नहीं मिलता। कभी इमरजेंसी सिग्नल आता है तो कभी कभी नहीं आता। सभी तरह के जहाज और विमान इसमें शामिल हैं, जो भी डायरेक्शन, स्पीड, हाइट या फिर टाइम में सफ़र कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको इस कहानी को सुनने का अंदाज़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और स्पेस मिस्ट्री अपोलो 13 की कहानी को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें और क्यूरियोसिटी बनाए रखें। धन्यवाद।